हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री के कुछ नए एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्नों पर लेकर आए हैं, जो कि आपकी बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं कौन से वो प्रश्न हैं जो कि आपके प्रश्न के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन of the session is which of the following elements is found in all acids। यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है वह सभी अम्लों में पाया जाता है। यानी ऐसा कौन सा तत्व है, एलिमेंट है, जो कि सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी सभी में कॉमन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O, हाइड्रोजन यानी H, कार्बन C, नाइट्रोजन N। ठीक है, तो अम्लों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन एलिमेंट देखिए, जैसे कुछ अम्ल होते हैं HCl। क्या होते हैं बच्चों? HCl। ठीक है, HCl। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? HCl। ऐसे ही हमने ले लिया H2SO4। इसी तरीके से हमने एक एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH। एक फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं SCOOH। ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी एसिड्स हैं यानी अम्ल हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कोई एक एलिमेंट है जो सभी में कॉमन आ रहा है। देखिए जैसे H जो है सभी में कॉमन है। ठीक है, यहाँ Cl है, इसमें Cl नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, तीन में है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन है जो कि कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि जो भी एसिड्स होते हैं उन्हें जब जल में घोलेंगे, ठीक है, जल में सॉल्युबल करेंगे, तो यह H प्लस आयन जो होते हैं वो उत्पन्न करता है। ठीक है, H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इसमें जो सभी अम्लों में पाया जाने वाला कॉमन एलिमेंट जो होता है वह है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यानी निम्न में कौन सी धातुओं की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कि धातुओं की विशेषता ऐसी कौन सी नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मेलेबिलिटी यानी मोलायमिता, डक्टिलिटी यानी आंतरद्रव, इसका मतलब होता है तन्यता, ब्राइटल यानी भंगुर, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के अच्छे चालक। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो धातु की नहीं है? देखिए मेलेबिलिटी यानी मुलायमता, ये तो होता ही है। ठीक है, आंतरद्रव्य यानी डक्टिलिटी यानी तन्यता, तो तन्यता का गुण पाया जाता है। आप जानते ही हैं धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ब्राइटल, ब्राइटल क्या होता है? भंगुर, यानी जो आसानी से टूट जाते हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो आसानी से नहीं टूटती हैं, जबकि अधातु होती है नॉन मेटल्स, वह आसानी से टूट जाती हैं, वह क्या होती है? भंगुर होती है। तो धातुओं का जो गुण है भंगुर, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं आर नॉट ब्राइटल यानी भंगुर नहीं होते हैं। और विद्युत के अच्छे चालक, ये तो विशेषता है, ये तो मेन विशेषता है धातुओं की। ठीक है, सबसे ज्यादा सबसे अच्छा चालक विद्युत का क्या माना जाता है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये भी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये सभी क्या है? धातुएं हैं। ठीक है, तो धातुओं में भंगुरता का गुण यानी ब्राइटलनेस नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू ए गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। यानी प्रोसेस, प्रक्रिया, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक तरल को उसके उबालने के यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर उबालने पर वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस हमें बताना है जो कि किसी लिक्विड फॉर्म को
बॉइलिंग पॉइंट पर उसके हीट करने पर क्या हो जाता है, वेपर में यानी गैस गैस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मैटर की जो स्टेट होती है वो तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड इनटू गैस, तो ये क्रिया कहलाती है हमारी बाष्पीकरण। एक मिनट, एक तरल को उसके उबालने के बिंदु तक, सॉरी, उबालने के बिंदु तक, मतलब जिस पर पदार्थ उबलने लगता है, ठीक है, उबालने के बिंदु तक गैस में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो बॉइलिंग होती है। ठीक है, इसमें पूछा है उबालने के बिंदु तक, ठीक है, तो ये बॉइलिंग होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, उबालना। जब हम किसी वाटर को, तरल पदार्थ को उबालते हैं तो थोड़ी देर बाद जब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो धीरे धीरे वो इवेपोरेट होने लगता है, यानी गैसियस स्टेट में बदलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, यानी निम्न में से भौतिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसका मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कागज का जलना। नेक्स्ट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है पानी का जमना। ठीक है, यानी जो जल होता है उसका बर्फ में चेंज होना। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पाचन। ठीक है, अब हम इसमें यह देखेंगे कि कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो कि फिजिकल स्टेट में, मतलब फिजिकल चेंज में आता है। ठीक है, तो देखिए, फिजिकल चेंज जो होते हैं उसके भौतिक गुण तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती, यानी उसका रूप बदल जाता है लेकिन उसके रासायनिक गुण सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये हुआ कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उस पर एक परत जम जाती है। ठीक है, यानी उसके रासायनिक परिवर्तन, मतलब जो रासायनिक गुण होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी चेंज हो जाती है, इसलिए ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को भी अगर हम जलाएं, किसी कागज को जलाएं तो वह राख बन जाता है। ठीक है, यानी उसका जो भौतिक रूप है वो बदल जाता है। ठीक है, मतलब भौतिक रूप बदलने के साथ साथ क्या हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब फ्रीजिंग ऑफ वाटर देखिए, जल को जब हम उसे जमा देंगे तो क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। ठीक है, तो जो जल है और बर्फ है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। ठीक है, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी पानी का जमना। अब भोजन का पाचन देख लीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड, फोर्थ नंबर पर ऑप्शन है। जब भोजन पचता है तो वह क्या करता है, शरीर में अवशोषित हो जाता है और हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यानी वह उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए जो भोजन का पाचन है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ना कि भौतिक चेंज का। ठीक है, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज नोन एज, यानी समुद्री पानी से नमक हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो समुद्री पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो अक्सर खारा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है, सॉल्ट यानी नमक। ठीक है, यानी नमकीन होता है वाटर। समुद्र के पानी से ही क्या बनता है, नमक बनाया जाता है। ठीक है, जब समुद्र के पानी से नमक हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्यन, इसका मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन। ठीक है, निस्पंदन का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। जैसे वाटर है, उसमें कोई चीज मिली हो, ठीक है, कोई रेत के कण वगैरह हो, तो उसे एक छन्नी द्वारा छान लेते हैं तो वो कहलाता है फिल्ट्रेशन। उससे क्या होता है, रेत और पानी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यह क्रिया नमक, समुद्री पानी से नमक हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। आसवन क्या होता है, जब वाटर है, ठीक है, यानी कोई लिक्विड लिक्विड है तो उसे क्या करते हैं, उसे शुद्ध रूप में बदलते हैं। ठीक है, जैसे पानी है, उसे क्या करेंगे,
उबाल कर हम उसे पीने योग्य बना लें, जैसे ये डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, ठीक है, वो सब कैसे होते हैं, आसुत जल होते हैं, शुद्ध होते हैं, उसमें कोई भी किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होता है, तो ये क्रिया आसवन कहलाती है। नेक्स्ट, डेसेलिनेशन। ये क्या होता है, डेसेलिनेशन यानी जल मंथन। यह क्रिया ही क्या कहलाती है, समुद्री पानी से नमक को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। जो समुद्री पानी है उससे नमक बनाया जाता है, ठीक है, यानी उससे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से पानी को अलग कर दिया जाता है, इवेपोरेट कर दिया जाता है, और जो शेष बचता है वो क्या बचता है, नमक बचता है। तो यह क्रिया हमारी जो कहलाएगी वो डेसैलिनेशन या जल मंथन कहलाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण आप जानते ही हैं, लिक्विड को वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, जल मंथन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है, ठीक है, यानी एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। धातुएं अक्सर जो होती है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है बच्चों, सॉलिड स्टेट पाई जाती है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मरकरी, लेड, गोल्ड और आयरन, ठीक है। मरकरी का मतलब होता है पारा। क्या होता है बच्चों, पारा। पारा यानी Hg, लेड यानी Pb, गोल्ड Au, आयरन Fe, ठीक है। अब इसमें देखिए लेड, लेड मतलब सीसा। सीसा जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोल्ड भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, आयरन भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या बचा, मरकरी बचा। मरकरी आपने देखा होगा, जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर होता है, डॉक्टर थर्मामीटर, डिजिटल नहीं, पुराना वाला जो होता है, ठीक है, जो कि जिसमें कांच का बना हुआ होता है, उसमें एक स्केल बना हुआ होता है, ठीक है, और उसमें क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसमें क्या होता है, एक पारा होता है। क्या होता है वो, पारा कहलाता है, ठीक है। तो यही जो है पारा यानी मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, ये तो आप जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें ये बताना है हमें कि कीटाणुनाशक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिरका, सिरका का प्रयोग नहीं किया जाता। सोडियम क्लोराइड ये तो नमक का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये साधारण नमक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, जो प्लांट्स के श्वसन के लिए उपयोग की जाती है। जब मनुष्य जीव जंतु जो होते हैं श्वसन क्रिया में जो मुख द्वारा छोड़ते हैं वो CO2 गैस होती है, जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन बचा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, यही क्या होता है, ये कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O2 होता है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्ट। यानी निम्न में से कौन सा यौगिक सॉल्ट है, यानी लवण है, ठीक है।
निम्न में से कौन सा कंपाउंड एक लवण है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं NaOH, NaCl, H2SO4 और NH3। ठीक है, अब इसमें हमें लवण बताना है, क्या लवण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर NaOH, NaOH को अगर हम तोड़ के देखेंगे, ठीक है, तो ये जो टूटता है वो NaO, Na+, अगर इसको जल में आयनीकृत किया जाए, आयनाइजेशन, तो इसमें OH, सॉरी OH माइनस होता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, OH माइनस। OH माइनस आयन होने के कारण यह क्या कहलाएगा, यह बच्चों क्या होता है, बेस कहलाता है, बेस यानी क्षार होता है। ठीक है, नेक्स्ट NaCl, NaCl क्या होता है, Na++Cl-। ठीक है, इसको भी बाद में देखते हैं। H2SO4, ये भी देखिए किस में टूटेगा, H++SO4-2। ठीक है, NH3, ये भी क्या है, एक अमोनिया होती है। ठीक है, अमोनिया भी क्या होता है, एक क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब देखिए H2SO4, इसमें H+ आयन है, H+ आयन होने के कारण ये होता है एसिड। क्या होता है बच्चों, एसिड। OH माइनस आयन होने के कारण ये होता है बेस। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन होगा नहीं। NH3 जो होता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, तो क्या बचा, एक ऑप्शन बचा, कौन सा, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए NaCl, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो OH माइनस आयन है और ना ही H+ आयन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्ट। ठीक है, सो द राइट आंसर इज NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द वेल्डिंग प्रोसेस, यानी जो गैस वेल्डिंग होती है, तो गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक क्या प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड एसिटिलीन और फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, गैस वेल्डिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह होता है एसिटिलीन। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एसिटिलीन। इसका फार्मूला होता है वो C2H2 होता है। क्या होता है बच्चों, C2H2 इसका फार्मूला होता है, इसका एसिटिलीन का। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये मैंने बताई दिया आपको कि आपके लिए एसिटिलीन, इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, C2H2 होता है, और इसी का प्रयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, यानी किस एलिमेंट का प्रयोग बैटरियों के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लिथियम यानी Li, कार्बन C, नाइट्रोजन N, हीलियम H। ठीक है, तो इनमें से क्या बैटरी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, बैटरियों के निर्माण। ठीक है, तो देखिए कार्बन, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इसका प्रयोग कार्बन का जो सेल बनाने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन का भी नहीं होता, हीलियम का भी नहीं होता। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है लिथियम, यानी लिथियम का प्रयोग बैटरी के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब जो होता है भाई, वो क्या होता है बच्चों, अनवीकरणीय, नॉन
रिन्यूएबल, यानी जिसे दोबारा रिन्यू ना किया जा सके, यानी दोबारा उत्पन्न ना किया जा सकता। ये ऐसे सोर्स होते हैं जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, दोबारा ना उत्पन्न होने वाले। अब देखिए इसमें से क्या होंगे, जैसे सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप जानते ही हैं ये सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य नष्ट नहीं होगा तो सौर ऊर्जा भी नष्ट नहीं होगी, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, ये रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी कैसे सोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड विंड एनर्जी, हवा भी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, हवा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, इसलिए ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, रिन्यूएबल का होगा। नेक्स्ट कोल, कोल यानी कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है अगर ये एक बार नष्ट हो गया तो ये दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस यानी अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। जैव ऊर्जा बायोमास, ये भी जैविक होती है। ठीक है, तो ये भी हम बार बार पूरा प्राप्त कर सकते हैं, इसे रिन्यू किया जा सकता है, तो ये भी रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यानी निम्न में से कौन से यौगिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेथेन, एथिलीन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब इसमें हमें यह बताना है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड किन किन कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो पहला है मेथेन। मेथेन का फार्मूला जो होता है आपका वो CH4 होता है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, तो इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलीन देख लीजिए, एथिलीन जो होता है वो C2H4 होता है। क्या होता है, C2H4। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, C डबल बॉन्ड C, H H H और H, तो इसमें हमारा जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड किस में पाया जाएगा, एथिलीन में पाया जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रोपेन बचा, प्रोपेन भी देख लीजिए। प्रोपेन, इसका फार्मूला जो होता है वो C3H8 होता है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट ब्यूटेन। ब्यूटेन भी देख लीजिए, ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वह है, इसका फार्मूला C4H10 होता है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन का फार्मूला होता है। ठीक है, किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, मेथेन में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होता है, और ये एल्केन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, एल्केन्स। ये भी एल्केन्स है, ये भी एल्केन और ये भी एल्केन, और एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये जो है वो एल्कीन समूह का होता है, एल्कीन ग्रुप का, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा एथिलीन। और एथिलीन का प्रयोग जो होता है वो फलों को पकाने के रूप में किया जाता है। जो फल पकाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है। ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वह है क्या कहता है। फर्स्ट, मास कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी द्रव्यमान को ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, द्रव्यमान कैन बी क्रिएटेड, यानी द्रव्यमान को उत्पन्न भी किया जा सकता है और
नष्ट भी किया जा सकता है। सेकेंड, मास इज कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम, यानी एक बंद प्रणाली में, इसमें एक क्लोज सिस्टम में जो द्रव्यमान है, क्लोज सिस्टम में द्रव्यमान वह स्थिर रहता है। ठीक है। थर्ड, मास इंक्रीजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है। मास डिक्रीजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस में द्रव्यमान घटता है। ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान जो है वो सदैव स्थिर रहता है। ठीक है। जितना द्रव्यमान उसमें भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स का होगा, उतना ही द्रव्यमान उसमें बाद में रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का होगा। ठीक है। तो रासायनिक प्रक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही घटता है। तो ये तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड, बंद प्रणाली में द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी मास इज कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए 6 नंबर पर, 6, 8, 10 और 12, देखिए क्या क्या होता है। 6 नंबर पर जो होता है वह होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, सॉरी, कार्बन। 6 नंबर पर क्या होता है बच्चों, कार्बन। 8 नंबर पर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। 8 नंबर पर क्या होता है, ऑक्सीजन। और 12 नंबर पर मैग्नीशियम और 10th नंबर पर फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वह कितना होगा, 8। कितना होगा बच्चों, 8। ठीक है। 6 कार्बन का होता है, 10 फ्लोरीन का होता है और 12 मैग्नीशियम का होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वह 8 हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, निम्न में से किसे तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे 4 कुछ उपकरण दे रखे हैं, एपरेटस दे रखे हैं, जैसे बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर। इसमें से किसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। देखिए बैरोमीटर, इसका जो उपयोग किया जाता है वह वायु दाब माप के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके लिए वायु दाब, वायु दाब मतलब जो वायु दाब होता है, बायो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, यानी वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा बैरोमीटर, वायु दाब। थर्मामीटर, इसका प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। हाइग्रोमीटर, इसका प्रयोग नमी मापने के लिए, यानी आर्द्रता, इसके लिए आर्द्रता गिराही। ठीक है। और एनीमोमीटर जो होता है वो वायु मापने के लिए होता है, वायु। ठीक है। वायु कितनी तेज, मतलब एनीमोमीटर। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि निम्न में से तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मामीटर। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड, यानी अम्ल, निम्न में से कौन सी विशेषता एक अम्ल की है। ठीक है। एसिड की विशेषता, इट हैज अ बेटर टेस्ट, इसका स्वाद कड़वा होता है, नहीं, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
इट फील्स स्लिपरी, यानी फिसलनदार होते हैं, नहीं होते हैं। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गर्मी के अच्छे चालक होते हैं, हीट के नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मीथेन? मीथेन के लिए केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, जो मीथेन गैस है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, जो कि दलदली स्थानों से प्राप्त की जाती है, जो दलदल होती है उस जगह मीथेन गैस होती है, तो उसका फार्मूला हमें बताना है। ठीक है, मीथेन, मेथ का मतलब एक कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर एक कार्बन किसमें है, यहाँ पर भी हमारा एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, या तीन है, या एक है। ठीक है, अब जहां दो कार्बन और तीन कार्बन है, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मेथ में क्या होता है, एक कार्बन होता है। ठीक है, मेथ का मतलब कार्बन फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब बी और सी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि C2 ये एथ हो जाएगा, C3 ये प्रोप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बचा CH4। ठीक है, और CH3 देखिए, CH3 ये है। अब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3। ठीक है, इसलिए ये इसका फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम है, इसमें हाइड्रोजन एक कम है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा CH4 हो जाएगा। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ H2SO4? यानी H2SO4 का पूरा नाम क्या है? ठीक है, H2SO4 का पूरा नाम क्या है? H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो हो जाएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है HCl। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये होता है HF। ठीक है, HF। नाइट्रिक एसिड, ये होता है HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है H2SO4। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, याद रखना इसे, ये फार्मूले याद रखना है, सभी फार्मूलों को याद रखिए। मैं सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब इसलिए कर देता हूं ताकि एक क्वेश्चन में एक से अधिक क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पर केवल ये पूछा है H2SO4 का रूप क्या है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको 4 फार्मूले बता दिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl होता है, तो एक फार्मूला ये याद हो गया। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ये HF होता है। ठीक है, क्या होता है, HF, ये HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये आपके 4 फार्मूले हो गए, एक ही क्वेश्चन में 4 फार्मूले याद हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप प्रत्येक ऑप्शन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज? ठीक है, अभी इसमें भी 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यानी 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ राइस, सॉरी, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलेगी तो वो जल का रूप ले लेगी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, यानी उसका भौतिक रूप बदल जाएगा, लेकिन रासायनिक रूप नहीं चेंज होगा, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होगा। सेकंड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को उबालेंगे तो वह भाप का रूप ले लेगी, गैसीय स्टेट में, तो इसमें भी केमिकल चेंज नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी इसमें जल का जमना, ये भी क्या होती है, बर्फ बन जाता है, जल है उसको बर्फ में बदल देते हैं, तो इसका भी भौतिक चेंज हो जाता है, लेकिन केमिकल चेंज नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स? ठीक है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स? पौधे के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, जो पौधे हैं हमारे, वह ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, उनका मेन सोर्स कहाँ है? ठीक है, क्या है? पहला है वाटर। ठीक है, वाटर जो है वो, जो पेड़ पौधों की रूट्स होती हैं, जमीन में होती हैं, और जमीन से ये जल को अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे ये अपने भोजन के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, जिससे जो जल की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये एनर्जी का सोर्स नहीं होगा। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है वह सभी के लिए, ठीक है, इवन मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, और प्लांट्स के लिए तो है ही। ठीक है, प्लांट्स के लिए जो सूर्य का प्रकाश है वो सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, तो सनलाइट एक ऐसा सोर्स है जो सभी के लिए एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश इसका आंसर हो जाए। सॉइल, ये मिट्टी, ऑक्सीजन यानी क्या होती है? ऑक्सीजन गैस, ये तो प्लांट्स छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस? यानी निम्न में से कौन सी विशेषता क्षार की है? ठीक है, क्षार की विशेषता यानी बेस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। देखिए, दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह प्रॉपर्टी जो है वो अम्ल की होती है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं। दे हैव अ सॉर टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, बेस नहीं होते। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। दे फील स्लिपरी, यानी ये फिसलनदार होते हैं। ठीक है, फिसलनदार होते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे क्षार हैं वो कैसे होते हैं? फिसलनदार होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये धातुओं के साथ प्रक्रिया करके यानी रिएक्शन करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, क्षार में क्या होते हैं? OH माइनस आयन निकलते हैं, ना कि H प्लस आयन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज, क्या हो जाएगा? ये स्वाद में, सॉरी, ये फिसलनदार होते हैं। दे फील्स स्लिपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड, यानी गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो गैस है उसे लिक्विड फॉर्म में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला कंडेंसेशन यानी संघनन, नेक्स्ट इवेपोरेशन वाष्पीकरण, सी फ्रीजिंग यानी जमना, और सब्लिमेशन यानी आसवन। ठीक है, अब देखिए, देखिए बच्चों, कंडेंसेशन यानी संघनन। ठीक है, संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस को द्रव में बदला जाता है। गैस को द्रव में बदला जाता है, यानी गैस को लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है? लिक्विड को गैस में बदला जाता है, लिक्विड को गैस में बदला जाता है। ठीक है, ये वाष्पीकरण हो गया। जमना यानी फ्रीजिंग, लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करना फ्रीजिंग कहलाता है। कंडेंस, नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को या सॉलिड स्टेट, सॉलिड मैटर को गर्म किया जाता है, तो वह सीधे लिक्विड में ना बदलकर गैस में बदल जाता है। ठीक है, ये ठोस से गैस में बदल जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, यानी सब्लिमेशन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वह क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन यानी संघनन। ठीक है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। Which of the following elements is found in all organic compound? निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? ठीक है, जो जैविक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि कॉमन होता है, जो सभी में पाया जाता है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन और फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था क्या था, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उन सभी में कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन का जो कैटिनेशन यानी श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन की एक चेन बनती चली जाती है, उससे अनेक कार्बन जुड़ते चले जाते हैं और नए यौगिक तैयार होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। 24 Which of the following is the most abundant gas in Earth's atmosphere? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? ठीक है, मोस्ट अबंडेंट सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? ठीक है, देखिए ऑक्सीजन जो है वह 21% पाई जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। कितनी होती है बच्चों? 78% होती है। बाकी जो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अदर्स गैसेस जो भी हैं वो सभी 1% में पाई जाती है। इसलिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 Which of the following is the most common use of nitrogen gas? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन गैस का सबसे सामान्य उपयोग है? यानी नाइट्रोजन गैस का उपयोग सामान्यतः निम्न में से कहां किया जाता है? देखिए, एज अ फ्यूल यानी ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। इन फर्टिलाइजर्स उर्वरक इसमें तो करते हैं। एज अ कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स इसमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इन फायर एक्सटिंग्विशन, फायर एक्सटिंग्विशन में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। इसका CO2। और फर्टिलाइजर्स में जो है वो अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। फ्यूल में नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में अमोनिया होती है और रेफ्रिजरेटर में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशन में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अग्निशामक यंत्र आपने देखे होंगे जो बिल्डिंग्स में लगे होते हैं उनमें सभी में CO2 गैस भरी होती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 Which of the following is not an example of pure substance? निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है? ठीक है, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। देखिए वाटर, वाटर जो होता है वो H2 होता है, ऑक्सीजन O2 यानी O। ठीक है, एयर वायु और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, अब इसमें प्योर सब्सटेंस कौन सा है, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखिए जल, जल क्या है? एक शुद्ध रूप होता है। जल जो है
एक प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन भी प्योर सब्सटेंस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर सब्सटेंस होता है। एयर, अब बचा हमारा एयर यानी हवा, वायु। वायु में विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, विभिन्न गैसेस होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, धूल धुआं के कण भी होते हैं। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वायु यानी एयर। एयर इज द एयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। निम्न में से कौन धातुओं की विशेषता है। ठीक है, धातुओं की विशेषता क्या है, देखिए, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के खराब चालक होते हैं। धातुएं विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं, ना कि खराब चालक होती हैं। तो यह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। दे आर मेलेबल, यानी ये मुलायम होते हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन है, इनकी उपस्थिति कैसी होती है, मध्यम होती है। और दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं करती हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दे हैव अ डल अपीयरेंस, यानी ये कैसे होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। डल अपीयरेंस का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, चमकदार ना होना, चमकदार नहीं होते हैं। तो चमकदार तो होती हैं, धातुएं सभी चमकती हैं। ठीक है, कुछ धातुएं जो नहीं चमकती हैं। ठीक है, लेकिन जो अधिकांश धातुएं हैं वो चमकदार होती हैं। तो इसका मतलब दे हैव अ डल अपीयरेंस, ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन जो बचा हमारा, दे आर, हाँ, तो धातुएं कैसी होती हैं, मेलेबल यानी मुलायम होती हैं। ठीक है, यानी लचीली होती हैं। इन्हें खींचकर या पीटकर क्या यानी इसमें आघात बर्धनीयता का गुण पाया जाता है या तन्यता गुण पाया जाता है, इसलिए कैसी होती है, मेलेबल होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन। जो उदासीन होते हैं, उदासीन घोल का या उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं 0, 7, 14 और 10। 0, 7, 14 और 10। देखिए 0 पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो ये एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक यानी अम्लीय होता है। 7 ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, कैसा होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। ठीक है, 14 पर बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक मतलब क्या होता है, क्षारीय, सबसे अधिक क्षारीय होता है ये। ठीक है, 10 ये भी 7 से अधिक है, 14 से कम है, तो ये भी हमारा बेसिक होगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए बी ऑप्शन, जिसका मान कितना है, 7 दे रखा है, 7, और 7 अगर जिसका पीएच मान होता है तो वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। जैसे जल, जल क्या है, एक उदासीन विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस। निम्न में से कौन सी विशेषता आदर्श गैसों की है। ठीक है, दे आर हाईली रिएक्टिव, यानी ये अत्यधिक प्रक्रियाशील होते हैं। नोबल गैसेस की जो विशेषता होती है, इनके अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं और ये वर्ग 18 में, आवर्त सारणी जो होती है उसके वर्ग 18 में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंतिम कोष पूर्ण भरे होने के कारण इन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये आयंस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन मेटेलिक एंड कलरलेस, यानी ये अधातु और रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अधातु और रंगहीन होते हैं। यह सही है। ठीक है, यह ऑप्शन आपका सही है।
दे फॉर्म कंपाउंड इजिली, ये यौगिक बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करेंगे तो यौगिक नहीं बनाएंगे। दे आर वेरी डेंस, यानी ये बहुत घने होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दे आर नॉन मेटेलिक एंड कलरलेस, ये अधातु होते हैं और रंगहीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following elements is used to make semiconductors? निम्न में से कौन सा तत्व है जिसे अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, अर्धचालक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन Si, आयरन Fe, गोल्ड Au, कार्बन C। अब देखिए इसमें सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको आवर स्टडी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने चालक अर्धचालक भी बताए थे। ठीक है, अर्धचालक जो होते हैं वो ना मतलब ना तो ज्यादा कुचालक होते हैं ना ही सुचालक होते हैं, ये कुचालक और सुचालक के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, मीडिएटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से आयरन, गोल्ड और कार्बन, आयरन और गोल्ड ये धातु होते हैं, ये तो सुचालक होते हैं, कार्बन ये कुचालक होते हैं। अब बचा हमारा सिलिकॉन, ये जो है वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, ये ना तो कुचालक होते हैं ना ही सुचालक होते हैं, ये क्या होते हैं? बीच की कड़ी होते हैं। तो सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है, सिलिकॉन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बनाने के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिन्हें हमने विस्तार से देखा, समझा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन आज के बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे और आप इसे याद करेंगे। ठीक है, और विस्तार से मैंने इसमें चर्चा की। ठीक, अब हम कल आपके लिए कुछ नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।